Good evening, children. Today we are going to start the 8th chapter, that is A Treat for Mosquitoes. और ये चैप्टर पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना जहाँ जहाँ आप जाएंगे आपके बॉडी के हीट को सेंस करते करते मच्छर वहां पहुंच जाएंगे और आप परेशान होते रहेंगे. तो चलिए लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. स्कूल के कुछ बच्चे हैं जिनके बीच की बातचीत बेटा आपके बुक में दी हुई है. दिस इज रजत. Rajat had remained absent for a few days. He could not attend his classes. कुछ दिनों तक रजत absent था, वो स्कूल नहीं जा सका. तो after remaining absent for a few days, when he goes back to his school, तो इसके फ्रेंड्स, इसके जो क्लासमेट्स हैं, इससे तरह तरह के सवाल करना शुरू करते हैं. तो आरती इसको देख करके कहती है, अरे रजत, हाउ आर यू नाउ? अब कैसे हो रजत? बेटा आरती के इस क्वेश्चन को सुनकर के ही हमें पता चल जाता है कि रजत had remained absent because he was ill. जरूर रजत बीमार था, इसीलिए वो स्कूल नहीं आया था. कैसे मुझे ये पता चला आरती के क्वेश्चन को पढ़ के? Because when we generally meet a person, हम लोग उसको क्या पूछते हैं? हाय बडी, हाउ आर यू? कैसे हो? व्हाट्सएप, क्या हाल चाल है? कैसा भाई? ये पूछा करते हैं ना. अब कैसे हो, हाउ आर यू की जगह हाउ आर यू नाउ. इसका क्या मतलब है कि अब के थोड़े पहले लगता है आप ठीक नहीं थे, तभी वो आपसे पूछ रहा है कि अब कैसे हो. तो आरती रजत को बोलती है हाउ आर यू नाउ. इसका मतलब है कि रजत जरूर बीमार था. ठीक है, तो रजत सॉफ्टली, नॉट वेरी एनर्जेटिकली, बीमार था ना, इसलिए सॉफ्टली वो रिप्लाई करता है, आई एम ऑल राइट आरती, अब मैं ठीक हूं. जसकीरत जो थी उसे पता नहीं था कि अच्छा ये बीमार था इसलिए स्कूल नहीं आ रहा था. तो ये उसको कहती है, रजत तुम तो इतने दिनों की छुट्टियां मनाकर आ रहे हो. यू मस्ट हैव प्लेड अ लॉट व्हाइल यू वर एट होम. घर पर बैठ करके तो ढेर सारी मस्तियां की होगी तुमने, बहुत खेल भी खेले होगे, बहुत मजा किया होगा. तो रजत कहता है, अच्छा, who wants to play when you have fever? बुखार में कौन खेलना चाहता है जरा बताओ तो. और वो तो छोड़ो, on top of it I had to take a कड़वी दवाई and I even had to undergo a blood test. खेलना छोड़ दो, खेलना तो दूर की बात है, मैं बहुत बीमार था, I was suffering from fever, और मुझे कड़वी दवाइयां लेनी पड़ती थी और मेरा ब्लड टेस्ट भी हुआ. ऐसे में खेलेगा कौन? और तुम कह रही हो कि मैं तो बड़ा मजे कर रहा था. हाँ. तब फिर जसकीरत कहती है, अ ब्लड टेस्ट? व्हाई? इट मस्ट हैव बीन वेरी पेनफुल. जसकीरत कहती है, ब्लड टेस्ट? ब्लड टेस्ट क्यों हुआ तुम्हारा? ब्लड टेस्ट में तो बहुत दर्द होता है. रजत कहता है, अरे नहीं नहीं, एक्चुअली जब ब्लड का सैंपल कलेक्ट करने के लिए, ब्लड को टेस्ट करने के लिए बेटा ब्लड को लिया जाता है ना, सैंपल कलेक्ट किया जाता है ना. तो रजत बता रहा है कि जब मेरा ब्लड का सैंपल कलेक्ट करने के लिए मेरे फिंगर को प्रिक किया गया नीडल से, ठीक है, चुभोया गया, मेरी उंगली पर एक नीडल चुभोया गया, तब ऐसा लगा कि एक चूटा काट रहा है. सो इट्स नॉट वेरी पेनफुल. और उन्होंने उस जगह से प्रिक करके 2-3 बूंदे मेरे ब्लड की ले ली और उसे भेज दिया टेस्टिंग के लिए. और ब्लड टेस्ट के बाद ही हमें पता चला कि मुझे मलेरिया था. बेटा ब्लड टेस्ट बहुत सारी चीजों के लिए किए जाते हैं और बहुत सारे तरीकों से किए जाते हैं. ठीक है, ब्लड टेस्ट करने के लिए ब्लड का जो सैंपल कलेक्ट किया जाता है, यानी कि आपके बॉडी से जो ब्लड कलेक्ट किया जाता है, लिया जाता है, वो कलेक्ट करने का भी तरीका ढेर सारा है, जिसमें 2-3 कॉमनली यूज मेथड्स क्या है वो मैं आपको बता देना चाहूंगी. एक तो बेटा जैसा रजत ने आपको बताया कि आपके फिंगर पे, जनरली रिंग फिंगर पे या मिडिल फिंगर पे, ठीक है, एक नीडल जानते हो ना, सुई, वो चुभो दी जाती है. ठीक है, और उसमें से जो खून बाहर आता है थोड़ा सा, तो उसको कलेक्ट कर लिया जाता है और उसको टेस्टिंग के लिए भेज दिया जाता है. ठीक है, दूसरा क्या तरीका है
कि किसी वेन में आपके बॉडी के नीडल को इंसर्ट किया जाएगा, सुई डाली जाएगी और वहां से सिरिंज में जो है ब्लड इकट्ठा कर लिया जाएगा और उसको टेस्टिंग के लिए भेज दिया जाएगा। तो आप में से बहुत बच्चों का ब्लड टेस्ट हुआ भी होगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये नीडल प्रिक करके कैसे ब्लड सैंपल को कलेक्ट करते हैं टेस्टिंग के लिए। पहले मैं समझा दूं, फिर आप वीडियो देखना, ठीक है। बेटा सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा किसी को या खुद के साथ ऐसा हुआ होगा कि जिस जगह से, जिस फिंगर से आपका ब्लड सैंपल लेना होता है, वहां पर पहले वो लोग क्या करते हैं कि कॉटन रुई लेकर के उसको डिप करते हैं अल्कोहल में, ठीक है, स्पिरिट में, और फिर उसको अप्लाई किया जाता है उस एरिया पे जहां से आपका सुई चुभो करके ब्लड को निकालना है। तो ये क्यों किया जाता है? सैनिटाइज करने के लिए। आप लोग अभी कोरोना पैंडेमिक में बार बार सुन भी रहे होंगे कि अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर से अपने हाथों को बार बार रब करें, ठीक है। तो ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि बेटा अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर जो होता है वो अगर आपके स्किन पे जर्म्स हैं जो कि डिजीज करते हैं, डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनको डीएक्टिवेट कर देता है, उनको बहुत हद तक कमजोर कर देता है। तो आपको बीमार पड़ने का खतरा जो है ना वो कम हो जाएगा अगर आप अपने हाथों पर अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर को रब करेंगे। तो जहां पर नीडल को प्रिक करना है वहां पे आप अगर प्रिक कर रहे हैं तो वहां तो छेद हो गया। अब अगर आपकी उंगली पर जर्म्स होंगे, ऐसे भी हाथों से हम कितनी सारी चीजों को छूते रहते हैं और जर्म्स तो इतने छोटे होते हैं कि बेटा हमें नेकेड आइज से, ऐसी आंखों से, खुली आंखों से तो दिखते ही नहीं है जर्म्स, उनको माइक्रोस्कोप से देखते हैं तब जाकर के वो दिखते हैं। तो वो जर्म्स जो है अगर जहां पर आपका नीडल प्रिक करके छेद करके ब्लड निकाला गया वहां से आपके ब्लड स्ट्रीम में घुस गया, आपके बॉडी के अंदर घुस गया, तो दे माइट मेक यू फॉल सिक। इसीलिए वहां पर प्रिक करने के पहले सैनिटाइज कर दिया जाता है, ठीक है। और फिर नीडल को प्रिक करके वहां से खून को कलेक्ट करते हैं। तो आप देखिए इस वीडियो को, यहाँ पर देखिए ये बंदा जो अभी ये निकाल रहा है, ये बेटा यही अल्कोहल से इसको सैनिटाइज कर रहा है। फिर देखिए बेटा इस तरह का छोटा सा डिवाइस आता है, टूल आता है, वन टाइम यूज। इसमें नीडल लगा रहता है, इसको उंगली पर रख करके और प्रेस करेंगे तो अंदर का जो नीडल है बेटा वो प्रिक कर देगा, फिंगर को छेद कर देगा छोटा सा वहां पर, और तभी लगेगा कि एक चूटे ने आकर के आपको काटा है। वन टाइम यूज क्यों होता है बेटा? ये पूरी तरह से स्टेरिलाइज करके तब फिर इसको पैक किया जाता है। स्टेरिलाइज करना मतलब भाई इसको सैनिटाइज कर लिया जाता है, जितने भी जर्म्स हैं इसके सरफेस पे वो हटा दिए जाते हैं, अच्छे से उसको सैनिटाइज करके ट्रीट करके तब बेटा इसकी पैकेजिंग होती है और फिर एक ही बार आप इसको यूज करते हैं, उसके बाद इसको फेंक देते हैं ताकि एक ही नीडल से अगर दूसरे को भी प्रिक कर दिया जाए तो कहीं इन्फेक्शन ट्रांसमिट ना हो जाए, इन्फेक्शन दूसरों को ना हो जाए, इसलिए वन टाइम यूज, बस आप पे इस्तेमाल हुआ और उसको फिर फेंक दिया गया। और वो भी ऐसे ही नहीं फेंका जाता है बेटा, इसको डिस्पोज करने का प्रॉपर तरीका होता है। जितना भी मेडिकल इक्विपमेंट होता है, मेडिकल वेस्ट होता है, वो सारी चीजों को भाई का प्रॉपर गाइडलाइन है कि आपको इस तरीके से ही इसको डिस्पोज करना है। अब जैसे अभी कोरोना में अभी क्या है, बहुत सारे लोग मास्क पहन रहे हैं, उसको आपने ऐसे ही खुले में डस्टबिन में फेंक दिया तो क्या होगा? उसका वायरस तो बेटा एयर में पूरा फैल जाएगा कि नहीं फैलेगा? फिर वो जो रैक पिकर आएगा, कचरे वाला आएगा, वो एक्सपोज हो सकता है उससे। ऐसे भी अगर कोई नहीं भी आया तो वो खुले में जो इतने सारे वायरस को ट्रांसमिट कर रहा है, तो ऐसे डिस्पोज नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर आपने वीडियो में देख लिया कि कैसे इसके ब्लड को कलेक्ट किया गया, सैंपल को, और इसी सैंपल को टेस्टिंग के लिए भेज दिया जाएगा। रजत के ब्लड का सैंपल भी इसी तरह से कलेक्ट करके टेस्टिंग के लिए भेजा गया था, ठीक है। और जैसे आर्यन सन्यासी ने बताया था
कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे आप अभी देख रहे थे कि छोटे से वो कंटेनर में जो है प्लास्टिक के कंटेनर में उसको ले रहा था ब्लड सैंपल को, कई बार उसको अलग से कंटेनर में लोग नहीं लेते हैं, डायरेक्टली जैसा कि आप यहाँ पे इस पिक्चर में देख रहे हैं, डायरेक्टली इस ग्लास के स्लाइड के ऊपर इस ब्लड के ड्रॉप को डाल लेते हैं, ठीक है, और इस ग्लास स्लाइड को माइक्रोस्कोप के अंदर रख करके देख लिया जाता है। समझ रहे हो बेटा? ये जो आप देख रहे हो ये है, इसे कहते हैं ग्लास स्लाइड। यहाँ पे देखिए कैसे प्रिक करके यहाँ से जो ब्लड बाहर आ रहा है उसको इस स्लाइड पे कलेक्ट कर लिया गया, ठीक है। उसके बाद इस तरह से उसको फैला दिया जाता है ग्लास स्लाइड पे और उसको फिर माइक्रोस्कोप के अंदर रख करके देखा जाता है। ये देखिए ऐसे फैला लिया गया, अब इसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख करके और देखा जाएगा। माइक्रोस्कोप से क्या होता है आपको तो पता ही है बेटा। अब माइक्रोस्कोप मैग्निफाइज द थिंग्स, मैग्निफाई मतलब बड़ा करना, इट मेक्स द इमेज बिगर। तो छोटा सा जो आपने जो ब्लड ड्रॉप लिया है उस ब्लड ड्रॉप को ये कई गुना बड़ा करके आपको दिखाएगा। तो आपको तो पता है कि एक ड्रॉप ब्लड के अंदर बेटा मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, लाखों सेल्स होते हैं। तो माइक्रोस्कोप के अंदर रख करके इसे अच्छे से देखा जाता है, ठीक है। देखा जाता है कि इसमें मलेरिया कॉजिंग जर्म्स तो कहीं प्रेजेंट नहीं है। Would you also like to see how a drop of blood looks under microscope? माइक्रोस्कोप से देखने पर ये छोटा सा ड्रॉप ऑफ ब्लड कैसा दिखता है देखना चाहोगे? चलो दिखाती हूँ। ये देखो ये ग्लास स्लाइड को इसने रखा और यहाँ पर अलग अलग लेंस लगे। फिलहाल देखिए बेटा आपको ये दिख रहा है जब ये 4 टाइम्स मैग्नीफाई होता है तो, ठीक है, 4 गुना अगर हम बड़ा करके देखें तो ये ड्रॉप ऑफ ब्लड ऐसा दिखेगा। अब जो आप देख रहे हैं बेटा ये है 10 टाइम्स अगर बड़ा किए तो। माइक्रोस्कोप में एडजस्ट करने के लिए बेटा अलग अलग लेंस का पावर रहता है। अब देखिए अगर आपने 20 टाइम्स कर दिया तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। और मैग्नीफाई करोगे और बड़ा देखना चाहोगे, ये देखो 40 टाइम्स में कैसा दिखता है ये। उस ड्रॉप ऑफ ब्लड को अगर आपने 40 टाइम्स बड़ा कर दिया तो कुछ इस तरह का दिखेगा बेटा। इसी तरह से आप मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन मतलब बड़ा करते जाओगे जैसे जैसे वैसे वैसे आपको और बड़ा होकर के ये दिखता जाएगा। ये सब जो छोटा छोटा आप देख रहे हो ना ये ब्लड के अंदर ब्लड सेल्स जो होते हैं वो है। एक ड्रॉप ऑफ ब्लड के अंदर लाखों सेल्स होते हैं। ये देखिए बेटा ये 60 टाइम्स बड़ा करने पर ऐसा दिख रहा है। आपको पता है कई माइक्रोस्कोप जो होते हैं ना वो इससे भी कई गुना बड़ा करके आपको चीजों को दिखा सकते हैं। ये है देखिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, बहुत ज्यादा मैग्नीफाई करके बहुत बड़ा करके ये आपको चीजों को दिखाता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये सब बातें सुन करके नैन्सी कहती है, बातें क्या चल रही थी? जसकीरत बोलती है अरे रे 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 ब्लड टेस्ट क्यों कराया, ठीक है, वो तो बहुत दर्द कर रहा होगा। तो रजत कहता है अरे नहीं भाई ऐसा लगता है बस कि चूटे आपको काट रही हो, ठीक है। तो ये सब जब बातें चल रही थी तो नैन्सी कहती है लेकिन मलेरिया तो मच्छर के काटने से होता है। रजत कहा हाँ लेकिन मच्छर के काटने से मलेरिया हुआ है ये पता चलता है ब्लड टेस्ट करके। तो जसकीरत कहती है लेकिन मेरे घर में तो ढेर सारे मॉस्किटोज हैं, मुझे तो मलेरिया नहीं हुआ। तो नैन्सी कहती है अरे बाबा तुमको किसने बता दिया कि हर मच्छर के काटने से मलेरिया होता है? मलेरिया स्प्रेड्स ओनली
बाय द डिजीज कैरिंग मॉस्किटोज। कुछ मच्छरों से ही मलेरिया स्प्रेड करता है, और वो भी तब जब वो कैरी कर रहे हो अपने बॉडी के अंदर मलेरिया डिजीज कॉजिंग जर्म्स को। तो आरती कहती है सारे मच्छर तो एक ही जैसे दिखते हैं, फिर ये क्या बोल रहे हो कि अलग अलग तरह के मच्छर होते हैं, सबसे मलेरिया नहीं होता है? ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। रजत भी कहता है हाँ, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ना, कैसे पहचानेंगे? तो बच्चों, आप जानना चाहोगे? ठीक है, चलो बताती हूँ। ये देखिए, ये जो मच्छर, पहले तो मैं आपको बता दूं, आपको बाइट करता है जो, वो मेल मॉस्किटो नहीं होता है, वो फीमेल मॉस्किटो होती है। मैंने पहले भी आपको बताया कि मच्छर नहीं काटते हैं, मच्छरियां आकर के हमें काटती हैं। ठीक है? क्यों बेटा? क्योंकि फीमेल मॉस्किटोज जो होते हैं उन्हें एग्स को नरिश करना होता है, तो उसे नरिशमेंट देने के लिए, अपने एग्स को पोषण देने के लिए दे सक ब्लड फ्रॉम आवर बॉडी। वो हमारे बॉडी से खून को चूसती हैं। मच्छर केवल हमें ही नहीं काटते हैं, बहुत सारे दूसरे एनिमल्स को भी काटा करते हैं। ठीक है, समझ गए? और मेल मॉस्किटो तब फिर क्या खाते हैं? तो मेल मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो दो ना बेटा, वो क्या करते हैं? पत्तियों को बाइट करके, पत्तियों से बेटा वो पत्तियों के रस को सक किया करते हैं, उसे चूसा करते हैं। फीमेल मॉस्किटोज भी जो उनको खाना होता है, तो वो पत्तियों से ही बेटा सक करती हैं उसके जूस को। जब वो एग्स कैरी कर रही होती है अपने बॉडी के अंदर, तो उन एग्स को नरिशमेंट पहुंचाने के लिए, उन अंडों के पोषण के लिए वो आपके बॉडी से ब्लड को सक करने आती हैं। ठीक है? ओके, अब देखिए बेटा, मैं बता दूं, देयर आर मोर देन 3000 टाइप्स ऑफ मॉस्किटोज ऑन दिस प्लैनेट। इस धरती पर 3000 से ज्यादा तरह के मॉस्किटो हैं। 3000 नंबर नहीं बताया जा रहा है कि टोटल 3000 मॉस्किटो है, 3000 अलग अलग तरह के मॉस्किटोज हैं। समझ गए? बाप रे, अब मैं सोचूं कि इतने मच्छर आते कहां से हैं मुझे परेशान करने। ओके, तो ये फिलहाल स्क्रीन पर आप जिस मच्छर का बेटा, जिस टाइप ऑफ मच्छर का पिक्चर देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज एनोफिलिस मॉस्किटो। ठीक है? एनोफिलिस मॉस्किटो। और फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के काटने से ही मलेरिया होता है। लेकिन सारे के सारे फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के काटने से मलेरिया नहीं होगा। तो कौन से फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के काटने से मलेरिया होगा? बेटा मान लीजिए आई एम सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। ठीक, तो मेरे बॉडी के अंदर मलेरिया कॉजिंग जर्म्स हैं। ठीक है? मलेरिया कॉजिंग जर्म्स है, उन जर्म्स की वजह से ही मुझे मलेरिया है। तो वो जर्म्स मेरे बॉडी के अंदर है, मेरे ब्लड स्ट्रीम में है। अब मुझे अगर कोई फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो काटती है, तो इट विल सक ब्लड फ्रॉम माय बॉडी, वो मेरे बॉडी से खून को चूसेगी। तो मेरे खून में मलेरिया कॉजिंग जर्म्स जो मौजूद है, वो फीमेल एनोफिलिस के पास चला जाएगा जिसने आपको काटा, और वही इन्फेक्टेड खून को कैरी करते हुए अगर किसी हेल्दी पर्सन को जाकर के काट ले, तो उसके ब्लड में भी मलेरिया कॉजिंग जर्म्स चला जाएगा। अगर वो किसी हेल्दी पर्सन को काटती ऐसे ही शुरू में उसके बॉडी के अंदर, ठीक है, कोई भी मलेरिया कॉजिंग जर्म्स नहीं होता, तो वो तो बस उसका ब्लड लेती, मलेरिया कॉजिंग जर्म्स तो उसमें गया नहीं, फिर वो जाके दूसरे को काटे, तीसरे को काटे, चौथे को काटे। अगर ये हेल्दी पर्सन को काट रही है तो इन्फेक्शन नहीं फैल रहा है। लेकिन अगर उसने मुझे काट लिया एंड आई एम ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, सो देयर आर जर्म्स ऑफ मलेरिया प्रेजेंट इन माई ब्लड, तो जब उसने मेरा खून चूसा तो मॉस्किटो के बॉडी में वो इन्फेक्टेड ब्लड चला गया, और वो मच्छर जाकर के, आई मीन मच्छरी, जब जाकर के दूसरों को काटेगी, हेल्दी पर्सन को काटेगी, तो दूसरे जो इंसान है वो उस इन्फेक्टेड ब्लड से कंटामिनेट हो सकते हैं, है कि नहीं? सो दिस इज हाउ मलेरिया इज ट्रांसमिटेड।
by female Anopheles mosquitoes from infected persons to healthy normal persons. ठीक है, ओके बेटा। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है कि ये बेटा अलग अलग जो मच्छर है ना, इनका हैबिट भी अलग अलग है। तो ये फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो या मेल एनोफिलस मॉस्किटो जो है, ठीक है, घर के अंदर भी आपको मिलेंगे, घर के बाहर भी आपको मिलेंगे, इंडोर्स आउटडोर्स, और ये काटा करते हैं बिटवीन डस्क एंड डॉन, शाम से लेकर के सुबह तक, ठीक है, ये काटते रहते हैं काटते रहते हैं काटते रहते हैं। और देखिए और क्या इंफॉर्मेशन लिखा है, that they lay eggs that float on the surface of natural water bodies having vegetation. ये फीमेल एनोफिलस मॉस्किटोज जो है ये अपने अंडों को कहां पर देती हैं, नेचुरल वाटर बॉडीज में, ठीक है, तालाब हुआ, झील हुआ, रिवर हुआ, ये सब मिलके अपने अंडों को ले करती हैं, जिनमें कि इन वाटर बॉडीज में वेजिटेशन हो। वेजिटेशन मतलब आपको पता है एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, है ना, तो एक्वेटिक प्लांट्स हो ऐसे नेचुरल वाटर बॉडीज में ये अपने अंडों को देती हैं, और इनके अंडे जो है इन वाटर बॉडीज के सरफेस पर ऊपर में फ्लोट करते रहते हैं। तो एनोफिलिस मॉस्किटोज के बारे में अब थोड़ा आइडिया हो गया आपको, इसी से मलेरिया होता है। तो चलिए ना थोड़ा दूसरे तरह के मच्छरों के बारे में भी जानते हैं और किस किस तरह की बीमारियों को ये फैलाते हैं। ये है भाई ईडिस मॉस्किटो, देखने में तो बड़ा अट्रैक्टिव लगता है। ये देखिए आप इसके बॉडी पर देख रहे हैं, स्पॉट्स भी आपको दिख रहे हैं, लेकिन बहुत 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 ज्यादा खतरनाक है ये। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग डिजीजेस सच एज जीका। आपने सुना होगा जीका वायरस, जीका वायरस। तो जीका का जो वायरस है उसको इन्फेक्टेड आदमी से हेल्दी आदमी तक ये पहुंचाता है। एक्चुअल में जीका डिजीज जो है वो आपको जीका वायरस की वजह से होता है, लेकिन उस जीका वायरस को किसी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट करने का काम, ट्रांसफर करने का काम ये एडिस मॉस्किटोज करते हैं। उसी तरह से बेटा मलेरिया भी जो है ना, वो मलेरिया जो है वो होता है प्रोटोजोआ से। ये आप बड़े होके पढ़ेंगे, अभी बस सुन लीजिए, याद रहा तो ठीक है। कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है भाई, तो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरियाई। चिंता मत करो, मैं ऐसे ही आपको एक बार नाम दिखा भी दूंगी, ठीक है। तो इन सारे डिजीज, ये है मलेरिया कॉजिंग रियल ऑर्गेनिजम्स। प्लाज्मोडियम जो है ये है वो जर्म्स जिसकी वजह से मलेरिया होता है, लेकिन इस जर्म को ट्रांसफर कौन करता है हेल्दी पर्सन से, आई मीन इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में, मॉस्किटोज करते हैं, ठीक। तो मलेरिया के जर्म्स को ट्रांसफर कौन करता है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, ठीक है। और ये जीका, चिकनगुनिया, येलो फीवर, डेंगू, ये सब डिजीज के जर्म्स को कौन ट्रांसमिट करता है, तो ये एडिस मॉस्किटो। और देखिए इनके बारे में लिखा है, दे आर एक्टिव डे बाइटर्स, मतलब ये दिन के समय काटा करते हैं, एंड दे ले एग्स सिंगली ऑन और नियर द सरफेस ऑफ टेम्पररी वाटर सोर्सेज, जैसे कि टायर वगैरह में अगर पानी जमा हो गया हो, ठीक है, आपने गमला रखा हो, मटका रखा हो, कूलर है, कूलर में पानी जमा है, तो ये सब में जो टेम्पररी जगह पर, मतलब टेम्पोररीली इन चीजों में पानी जहां पर इकट्ठा होता है, तो ऐसी जगहों पर जनरली ये अपने अंडे दिया करते हैं। इसलिए आप लोग सुने भी होंगे कि गवर्नमेंट की तरफ से एडवाइजरी आती है कि डेंगू भाई फैल रहा है बहुत जोरों से, इसलिए आप लोग साफ सफाई का ध्यान रखें और पानी को कहीं पर जमा ना होने दें। और वो भी गवर्नमेंट के एडवाइजरी में भी यही सब बातें आती हैं कि कूलर में इकट्ठा पानी अगर है तो प्लीज उसको खाली करिए। ऊपर छत पे कोई खाली गमला है, कोई बाल्टी रख दिया आपने, कोई ढक्कन उक्कन है, टायर है, उसके बीच में अगर पानी जमा हो रहा है तो प्लीज उसका ध्यान रखिए, उसको पानी मत जमा वहां पर होने दीजिए, क्योंकि वैसी जगहों पर ही ये अपने अंडों को ले करते हैं, और अंडों से ही मच्छर बनेंगे, मच्छर बनेंगे तो एक तो आपको काटेंगे, ऐसे ही तंग करेंगे, और ये सारी डिजीजेस को भी ट्रांसमिट करेंगे। अब ये है थर्ड क्यूलेक्स मॉस्किटो, और ये ट्रांसमिट करता है एन्सेफेलाइटिस नाम का डिजीज। हो सकता है आप में से बहुत बच्चों ने सुना हो, लास्ट ईयर गर्मी के वक्त में बिहार मुजफ्फरपुर में
बहुत सारे बच्चों को एन्सेफेलाइटिस हो गया था। तो एन्सेफेलाइटिस जो है उसको ट्रांसमिट करने का काम क्यूलेक्स मॉस्किटोज करते हैं, और इनका हैबिट क्या है कि ये रात के वक्त परेशान करते हैं आपको काट करके, घर के अंदर घर के बाहर भी। ओके, अब नैन्सी जो है वो फिर आगे उससे पूछ रही है, अच्छा रजत, तो मुझे ये बताओ, तो उन्होंने ब्लड टेस्ट करने के लिए ब्लड का सैंपल उसी जगह से लिया जहां पर तुमको मच्छर काटा था? तब फिर रजत कहता है, अरे नहीं बाबा, मुझे कैसे पता कि कौन से मच्छर के काटने से मुझे मलेरिया हुआ है? दिन भर में तो इतने मच्छर काटते हैं, कहाँ कहाँ काटते हैं, मुझे क्या पता है कि कौन सा मच्छर काटा, कहाँ पे काटा है जिसकी वजह से मुझे मलेरिया हुआ। ठीक है, तो इससे आपको क्या पता चल रहा है बच्चों कि मच्छर आपको काटा जिस भी जगह पर, ठीक है, अगर वो इन्फेक्टेड था और उसने मलेरिया कॉजिंग जर्म्स को आपके ब्लड स्ट्रीम में डाल दिया, तो ब्लड तो बेटा वो आपके एक एक सेल तक पहुंचता है ना? तो पूरे ब्लड के सर्कुलेशन में वो ऑर्गेनिजम्स आ गए, तो आपको मलेरिया हो गया। अब भाई ब्लड टेस्टिंग के लिए कहीं से भी निकाल लिया जाएगा, अगर उसमें दिखेगा कि हाँ मलेरिया कॉजिंग जर्म्स हैं वहां पर, इसका मतलब आप मलेरिया से सफर कर रहे हो। तो समझे? तो कहाँ पे मच्छर काटा, कौन सा मच्छर काटा, वो जानने की कोई जरूरत नहीं है, आप ब्लड लेकर के कहीं से भी और उसको टेस्ट के लिए दे सकते हैं। ठीक है, तो नैन्सी कहती है कि लेकिन उनको ब्लड टेस्ट से कैसे पता चला कि तुमको मलेरिया है? उनको क्या दिखा ब्लड में? तो बेटा आपको पता है कि माइक्रोस्कोप से देखा गया है, रिसर्च किया गया है। तो नॉर्मल ब्लड कैसा दिखता है, ये पैथोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो टेस्ट किया करते हैं ब्लड वगैरह का, उनको पता है कि नॉर्मल ब्लड जो है वो कैसा दिखता है माइक्रोस्कोप से, और अगर वो इन्फेक्टेड है तो वो कैसा दिखेगा। ठीक है, इसमें डिजीज कॉजिंग जर्म्स दिखेंगे, और बहुत सारे डिजीज होते हैं उसमें, तो आपको और भी दूसरे इंडिकेशंस होते हैं, जैसे कि ब्लड सेल्स का जो शेप होता है ना? ब्लड बेटा हमारा बॉडी का एक एक चीज जो है ना वो सेल से बना हुआ है, तो ब्लड में भी ढेर सारे सेल्स होते हैं, तो ब्लड के सेल का अपना अपना शेप होता है, उस शेप में अगर कोई चेंज आया तो उससे भी पता किया जाता है कि अच्छा इसमें शेप में चेंज आया, मतलब हो सकता है कि ये किसी इन्फेक्शन से आपका बॉडी लड़ रहा हो। तो इस तरीके से भी डायग्नोज किया जाता है, फाइंड आउट किया जाता है कि हाँ कोई इन्फेक्शन से आप सफर कर रहे हैं क्या। ठीक है, तो नैन्सी यही पूछती है कि कैसे पता चल गया उनको ब्लड को देख करके।